नमस्कार साथियों, वीकली एनालिसिस के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अभी ये जो चार्ट आपके सामने है वो सिल्वर का चार्ट है। तो हम अभी बात करते हैं इसके अल्टरनेट व्यू की, ठीक है। कि अभी तक तो हम लोग ये इस तरीके से सारा हम लोगों ने कैच करा रैली, और ये जो 1 घंटे का चार्ट था वो भी हमने आपको जो बीच में मिड वीक के अंदर में हमने आपको एनालिसिस करके ये वाला भी आपको बताया था कि एक ये फोर्थ के बाद में एक फिफ्थ। तो अभी ये जो काउंटर व्यू की बात मैं कर रहा हूँ कि कैसे हमको एक अल्टरनेट व्यू साथ में लेना चाहिए और वो क्यों ऐसा होता है। तो अब मान लीजिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। अब प्राइस क्या हो, मतलब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अभी आपको हर वक्त ट्रेड में रहना ज़रूरी नहीं है, ये आप याद रखिए, ठीक है। हमको सिर्फ तब ही ट्रेड में होना है जब हमको क्लियरली पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा रिस्क अभी क्लियरली मालूम होना चाहिए कि भाई हमारा, जब हमने यहाँ एंट्री की तो हमें पता है कि हमारा रिस्क इसके नीचे है, यहाँ एंट्री करी तो हमें पता है कि इसके नीचे है। तो अब वक्त आ गया है कि आप वेट एंड वॉच करिए कि क्या ये ABC अल्टरनेट व्यू की बात कर रहे हैं। तो पहले जो अभी ABC का करेक्शन के बाद 1 2 3 की बात कर रहे थे वो तो पहले ही से आप लोगों को मालूम है, लेकिन अभी दूसरे व्यू की बात करते हैं कि क्या हो कि अगर ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करे और ये ब्रेक ना करे। हालांकि इसको ब्रेक, इसके चांसेस कम हैं कि ये शायद नीचे आए, क्योंकि अगर इसको नीचे आना होता तो ये अब तक थोड़ा इसको करेक्शन करना चाहिए था, लेकिन क्या है कि ये आके ऊपर आके, लेकिन क्या है कि ये विक जो आ रही हैं ऊपर, तो इससे थोड़ा एक अच्छी वाइब नहीं आ रही, ठीक है। तो ये काउंट कैसे हो सकते हैं, तो ये जो 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, और ये जो साइडवेज मूव है ये क्या हो गया, 4th जैसा बन रहा है। ये अल्टरनेट व्यू की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक रेजिस्टेंस इधर है, अगर ये ब्रेक कर भी गया तो यहाँ पर एक बराबर से रेजिस्टेंस इसको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ऐसा बहुत कम होगा कि इस सपोर्ट को ब्रेक करके वापस से सीधा चला जाए। होने को अगर ये 1 2 3 के हिसाब से चलेगा तो ये फिर, अब इसको मैं बात करता हूँ कि ये 1 2 3 के हिसाब से जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे होगा तो क्या होगा। सपोज दैट अब ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो 3 के अंदर में यहाँ पर एक थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा नीचे आके प्राइस वापस अपना मूवमेंट करेगा, ठीक है। फिर 1 2 3, फिर 3 के अंदर में 3, फिर थर्ड ऑफ थर्ड, ऐसा करके, ठीक है। तो ये प्राइस उस तरीके से बिहेव करेगा। तो देखने वाली बात होगी कि प्राइस कैसे बिहेव करता है। अगर प्राइस इसके नीचे आता है, यहाँ के नीचे आता है, तो हमको फिर देखना होगा कि प्राइस यहाँ तक आ रहा है रिट्रेसमेंट के हिसाब से कि ये 50% रिट्रेसमेंट के नीचे हो रहा है क्या, ठीक है। तो इस काउंटर व्यू के साथ में अब आप रखिएगा। ये नहीं कि अब आपको हर वक्त आपको लग रहा है कि नहीं ऊपर ही जाने वाला है या ऐसा, ठीक है। तो जब आपको रैली में रहना है, कब वेट करना है, क्लियर सिग्नल मिलने का इंतज़ार करना है कि अभी अब यहाँ पर क्या है कि कोई क्लियर सिग्नल नहीं है, ठीक है। तो दोनों व्यू हमने आपको बता दिए। पहला व्यू तो जैसे चल रहा है वैसा, एक दूसरा व्यू ये हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस ले प्रॉपर और बराबर नीचे आए, और एक छोटा सा, फिर अगर ये यहाँ तक आता है फिर इसके नीचे आएगा तो वो फिर बराबर से एक 5th वेव का होगा। तो फिर हमको उसी हिसाब से अपना ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो ये बात होगी सिल्वर की। लेकिन अब सिल्वर का मैं इंटरनेशनल चार्ट के हिसाब से दिखा दूँ तो वहाँ पर हमको बात वही है, इसको तो क्योंकि हमें एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, अब यहाँ आ गया है, इसको ब्रेक करके इधर। तो इसीलिए इंटरनेशनल के हिसाब से तो हमारा जो पहले व्यू पिछले 2-3 हफ्तों से चल रहा है व्यू के हिसाब से, और प्राइस वैसे ही बिहेव भी कर रहा है डॉट टू डॉट, तो उसी व्यू को लेके चलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर गया तो फिर यहाँ तक का टारगेट, और इसके ऊपर गया तो फिर एक ज़बरदस्त टारगेट मिलने को है। तो बस थोड़ा सा वेट करिए कि प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसके इधर में नीचे में आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिए कि प्राइस क्या कर रहा है। सीधा कल जाके मार्केट के अंदर में देखना कि ये इसको ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर ठीक है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट करा उस कैंडल का
लो सस्टेन करना चाहिए, दैट इज़। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की आज थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम पे बात करी, तो थोड़ा वीकली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट के काउंट क्या कहते हैं इसकी बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमसे किसी ने पूछा भी था सर कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है, ठीक। तो आप देखो हायर टाइम फ्रेम के अंदर में ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये 5 वेव स्ट्रक्चर है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ तक का 3 4 और ये 5, ठीक है। तो 1 के 5 स्ट्रक्चर हो गए। फिर ये जो करेक्शन हुआ ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो गया, तो ये हो गया 2। तो यानी कि अभी ये जो चल रहा है ये क्या है 3। तो 3 के अंदर में भी ये 1 और ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन 2, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स। तो अल्टीमेट टारगेट इसका क्या होना चाहिए, ये, ठीक है, 1.62 का। तो 1.62 का टारगेट तो इधर में है, ठीक है। और ये 1.27 का टारगेट आ चुका है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो अगला टारगेट हमको बराबर से यही दिख रहा है, और कोई टारगेट फिर या 1.38 का हो सकता है, देखना होगा, ठीक है। तो 1.27 तक तो आ गया है अभी थर्ड के हिसाब से। तो अगर ये ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाता है 1.62 का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देख लेते हैं इधर कितना हुआ था। हाँ, ये 4.62 का टारगेट यहाँ पे दिया था, यानी कि यहाँ पे ये ऑलरेडी फर्स्ट वेव जो थी ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड थी। तो ज़रूरी नहीं है कि ये उतनी डायनेमिक हो, ये उतना बड़ा टारगेट आपको दे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो अल्टीमेटली ये ऐसा ही है। तो जो भी करेक्शन होगा वो फोर्थ का ही करेक्शन होगा फिलहाल अभी, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा डायनेमिक मूव था बजाय इसके, ये उतना डायनेमिक नहीं है जितना डायनेमिक मूव ये है। ये इसमें ज़्यादा आपको क्या मिला है, फास्ट मूव मिला है और एक्सटेंडेड आपको टारगेट आए हुए हैं, ठीक। तो ये तो हो गई बिगर पिक्चर, ये बड़े चार्ट पे क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसके पीछे, अब यहीं से अभी छोटे टाइम फ्रेम में आने से पहले इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। क्योंकि इंडेक्स खुद तो चलता नहीं है, इंडेक्स कैसे चलता है, स्टॉक चलेंगे तो इंडेक्स चलेगा। तो बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूंट हैं उसके जो मेन कंपोनेंट हैं HDFC बैंक, कोटक बैंक, तो उन पर एक बार नज़र डाल लीजिए, ठीक है। तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, और अगर ऐसा होगा तो इसके पीछे कौन कारण बनेगा, ठीक है। तो ये है HDFC बैंक का चार्ट। तो आप देखिए इस जो मैं अभी बात कहा उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि पहली बार क्या हुआ, HDFC बैंक ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर में क्लियर ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। इसके ऊपर में आके क्लोज हो गया है HDFC बैंक। अब इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। और ये हायर हाई करके, और ये एक साइडवेज के बाद में एक ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये सस्टेन करेगा, HDFC बैंक चलेगा, तो फिर जो टारगेट अपने बैंक निफ्टी के हैं तो वो बड़े टारगेट बड़ी आसानी से अचीव होंगे, उसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अब इसके साथ में आप ICICI बैंक देख लीजिए, क्योंकि ICICI बैंक ऐसा बैंक है जो लगातार सबको आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ICICI बैंक ने अभी रिसेंटली किया था वही जो हम लोग सिंपल कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है वो सपोर्ट का काम करता है। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, वापस यहीं पे आया, वापस यहाँ तक आया, और यहाँ पे थोड़ा करने के बाद वापस से ब्रेकआउट करा। तो टारगेट कैसे निकला था यहाँ का, ये जो डेप्थ रहती है उस डेप्थ का टारगेट आता है। तो ये टारगेट बराबर से आया, ठीक है। हालांकि अभी ICICI बैंक अभी क्या है, अब ICICI बैंक इस कैंडल के बाद में, क्योंकि इस कैंडल में पक्का लोग क्या हुए होंगे, ट्रैप हुए होंगे, ठीक है। क्यों हुए होंगे, वो जो लोग सीखे हैं पहले हमसे तो उनको मालूम है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है। लेकिन HDFC अब इस वीक के लिए एक तो HDFC बैंक पे मेरी नज़र रहेगी और कोटक महिंद्रा बैंक पे मेरी नज़र रहेगी, ठीक है। हालांकि इस पर पहले से ही है नज़र। ये इसने इस वाले वीक के अंदर में क्लियर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करा हुआ है, और ये मंथली चार्ट के अंदर में बहुत ज़माने से साइडवेज चल रहा है। हम सब जानते हैं कि कोई भी स्टॉक ज़िंदगी भर साइडवेज नहीं चल सकता, या तो वो ऊपर ब्रेकआउट करेगा या नीचे ब्रेकआउट करेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे इसने नीचे फेक ब्रेकआउट करके, नीचे का फेक ब्रेकआउट होने के बाद लोगों को ट्रैप भी कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होके
वापस से अभी वापस आ गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे लोग ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि इस बड़ी कैंडल के बाद नीचे आया, फिर वापस से प्राइस इसी जोन के अंदर में आ गया और अभी इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो इसके चलने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब ये भाई ने बात कही तो इसको थोड़ा और समझ लीजिए कि अब क्या हो सकता है। 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा, या तो प्राइस साइडवेज जाएगा, ठीक है, या फिर प्राइस इसके नीचे जाएगा, ठीक है। अब हमें किस पे काम करना है कि ऐसा क्या है जो जिसके चांसेस सबसे कम है, ठीक है, जिसके होने के चांसेस सबसे कम है। प्राइस साइडवेज जा सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि प्राइस इस स्विंग लो को ब्रेक करेगा। स्विंग लो क्या होता है? जब एक नया हायर हाई बनता है, ठीक है, तो जो पुराना हायर लो है जिसकी वजह से एक नया हायर हाई बना है, वो प्रीवियस जो हायर लो होता है उसी हायर लो को हम स्विंग लो बोलते हैं। यानी कि क्या, वो हायर लो जिसने नए हायर हाई को बनने में मदद करी है वो स्विंग लो कहलाता है, ठीक है। स्विंग लो ब्रेक नहीं होते हैं जल्दी से, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये है, तो अभी अगर मतलब कि अब हमको लगता है कि इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा, तो इसके नीचे नहीं जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि अब इसके नीचे नहीं जाएगा तो आप बुल पुट स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड आपको मालूम है कि आप बुल पुट स्प्रेड करेंगे तो आपका रिस्क पता है कि फिक्स है, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है। और प्रीमियम आप अपना डिके होता रहेगा, प्राइस साइडवेज जाए या ऊपर जाए तो ठीक, जो टाइम डिके रहेगा वो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये हो गया कोटक बैंक। और ऐसे ही एक LT लार्सन एंड टर्बो पे भी मैं बात कर लेता हूँ। लार्सन एंड टर्बो देखिए थोड़ा, हालांकि ये उतना अच्छा नहीं है, एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर पे ये हमारे फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी इसने एक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करा और ये जो है ऐसा लग रहा है कि ये अभी शायद इसको ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। मैं इसमें उतना, जब तक ये वाला हाई नहीं जाएगा मैं तब तक इसमें उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे को नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा नज़र में रखेंगे। अगला, तो अभी बात कर लेते हैं निफ्टी की, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर में क्या हो रहा है, तो निफ्टी में भी वही है कि ये 1, ये 2 और ये 3rd, ठीक है। लेकिन निफ्टी के टारगेट अल्टीमेटली अभी काफ़ी कुछ टारगेट निफ्टी के अंदर में लग रहे हैं कि आ से गए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं से भी निफ्टी अभी उतना वीक नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप आवरली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे ABC के करेक्शन के बाद ये 1 और ये 2 और ये 3 का टारगेट पूरा उतना नहीं आया जितना आना चाहिए, और फिर ये साइडवेज करेक्शन 4 और फिर ये एक 5, ठीक है। तो क्या हो सकता है अभी कि प्राइस थोड़ा करेक्ट करके वापस से एक नया हाई की ओर चले, ठीक है। तो कहीं से भी मार्केट के अंदर में, क्योंकि देखिए होता क्या है, मार्केट क्या करता है, कुछ स्टॉक चलने लगते हैं, कुछ स्टॉक नहीं चलते हैं, तो शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी लग रहा है कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ये LT, ये सारे स्टॉक अभी चलना अगर चालू होंगे। और एक ONGC की बात मैं और आपसे करना चाह रहा था, ONGC स्टॉक, ये स्टॉक आप देखिए कि ये उसी एरिया में है जिस एरिया में हम ढूंढते रहते हैं स्टॉक को। मतलब क्या कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, प्राइस ऊपर गया, वापस से अभी प्राइस इसी जोन पर है, ठीक है, इस जोन के अंदर में है प्राइस। और अगर कुछ लोगों को प्रोफेशनल गैप के बारे में पता होगा तो ये प्रोफेशनल गैप के अंदर है, ठीक है। क्या होता है प्रोफेशनल गैप? हिडन गैप को प्रोफेशनल गैप कहते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, और जिन लोगों को पता है वो लोग जान रहे हैं कि प्रोफेशनल गैप का क्या काम होता है। तो ये जो स्टॉक है ये बहुत अच्छे लेवल पर है, तो हम इस पे ध्यान दे सकते हैं। फिर से वही बात कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। ये मेरा कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मैं कैसे देखता हूँ, मैं चार्ट को कैसे देखता हूँ, ठीक है। मैं कैसे इलियट वेव का एज का इस्तेमाल करता हूँ, कैसे प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, कैसे सिंपल तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। सिंपल चीज़ें रखिए आप, सिंपलीफाइड तरीके से, कि कोई झकझक नहीं। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, दुनिया का सबसे अच्छा सपोर्ट कौन सा है?
जो रेजिस्टेंस था पहले, बाद में सपोर्ट बनता है, वो दुनिया का सबसे अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कौन सा सबसे अच्छा है? जो किसी ज़माने में अच्छा सपोर्ट था, ब्रेक हो गया, तो अभी वो अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब आप बताइए कि क्या ये एक अच्छा रेजिस्टेंस नहीं था? प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन लिया, 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 यहाँ लिया, और फिर इतने रिजेक्शन लेने के बाद इसको ब्रेक किया। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, दिस इज़ अ गुड सपोर्ट। दूसरा पॉइंट, अब आपको मैं थोड़ा और भी डिटेल में बात कर लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक कैंडल को, प्राइस को आने में लगे 38 कैंडल, ठीक है, 38 कैंडल में प्राइस यहाँ तक आया, और जब प्राइस नीचे आया तो यहाँ से आप इस वाले को ही भी अगर आप पकड़ के देखोगे तो अभी तक 27 कैंडल हो चुके हैं, और अगर यहाँ से पकड़ोगे आप तो लगभग 34 कैंडल हो चुके हैं। तो जितने घूसे, मान लीजिए कि फाइट हो रही है, तो बुल ने 38 पंच किए और इतना ऊपर चला गया, लगभग उतने ही बाउंस बैक किए बियर्स ने, उतने ही उसने मुक्के मारे, लेकिन मुक्के मारने के बाद अभी ये इतने ही नीचे आ पाया है। तो कितने नीचे आ पाया है, तो उसको भी चेक कर लो एक बार। 50% का रिट्रेसमेंट है, ठीक है, डॉट 50% का रिट्रेसमेंट 283 है। तो लो कितना बना हुआ है, 282.50। तो ये एक अच्छा हेल्दी रिट्रेसमेंट है। 50% का रिट्रेसमेंट हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है। तो अगर कोई हमको एक अच्छा यहाँ पे बुलिश कैंडल मिलेगा तो वो हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल की, ठीक है, आप अपने हिसाब से करिएगा। तो निफ्टी के अंदर में भी इस तरीके का है। आई होप आज हमने कुछ बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लिया है। तो इसका आप ये नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग इस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। थैंक यू।